हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट की स्पेशल रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है एंड ये पर्टिकुलरली इंटर का स्टैंडर्ड था। आईसीएससीए में तो बस ये लिखा हुआ है कि हम इंटर का भी पूछ सकते हैं, इसलिए बस आपको इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स उतना याद रखना है एंड दैट इज सफिशिएंट टू। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके एक एक पॉइंट को आप लर्न करने के लिए बैठो। एक बार आपने इसको एक दो बार रीड करके भी छोड़ दिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फटाफट से इसके रिवीजन को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नेचर एंड पर्पस की भाई ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या, इसका पर्पस क्या होता है कि हम पूरे हमने जो भी काम किया उसको पूरा डॉक्यूमेंट करके फिजिकल फाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाते हैं। असिस्टिंग एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट, भाई पिछले ऑडिट फाइल के बेसिस पे हम इस साल की अपनी ऑडिट को प्लान एंड परफॉर्म कर सकते हैं, हेल्प करती है। असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो भाई, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो ऑडिट फाइल के बेसिस पे आगे के प्रोसीजर्स के लिए टीम को डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है एंड उनके काम को रिव्यू कर सकता है। इनेबलिंग एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, भाई ऑडिट फाइल में लिखा होता है कि ये काम किसने किया, ये काम किसने किया, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। रीडिंग रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटेनिंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, वही सिंपल सेम बात कि फ्यूचर ऑडिट्स के लिए फाइल काम आ सकती है, तो इसको रिकॉर्ड को रिटेन करना। इनेबलिंग कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस, भाई ईक्यूसीआर किस बेसिस पे होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो फाइल बनी होती है उसी के बेसिस पे होता है, तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए बहुत जरूरी होती है। Enabling conduct of external inspections as per applicable legal regulatory and other requirements for suppose listed entity केस में सेबी ने मांग लिया कि आप अपनी ऑडिट फाइल दो, देखो ये सारे काम सही से कर रही है नहीं कर रही है कंपनी, हमें चेक करना है, तो इस केस में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी काम आ सकती है। तो बेसिकली ये आप ऐसे कह सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है या फिर किन किन चीजों में हेल्प कर सकती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो सारे पॉइंट्स अपने पास यहाँ पे गिवन है। अब बात आती है मैम लर्न कैसे करें। लर्न करने के लिए यहाँ पे आपके शॉर्ट सा निमोनिक मैंने ऑलरेडी मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है। एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड, एंगेजमेंट टीम में कैसे कैसे हेल्प करती है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में हेल्प करती है, अकाउंटेबिलिटी सेट करती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंगेजमेंट पार्टनर को डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने में हेल्प करती है, रिव्यू करने में हेल्प करती है। एंड रिव्यू कितने तरीके हो सकते हैं, एक बाहर वाले लोग कर सकते हैं, अंदर वाले लोग कर सकते हैं। अंदर वाले लोग क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, एंड बाहर वाले लोग क्या है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है। तो इस तरह से करके आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। बस एक पॉइंट रह जाता है, रिटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटेनिंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। तो देखो इस तरह से करके आप अपने सारे पॉइंट्स कर सकते हो एंड बहुत इजीली भी आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ बेसिस फॉर ऑडिट रिपोर्ट, मतलब हम जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें जो ओपिनियन जारी है उसका एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेस होना चाहिए। तो बेस कैसे बनता है, जब हमारा वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर्ली लिखा हुआ हो। एसएनए का मतलब क्या है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, evidence that audit was planned and performed in accordance with standards on auditing and applicable legal and regulatory requirements। देखो इस ऑडिट फाइल के बेसिस पे ये हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि हाँ हमने ऑडिट को बहुत प्रॉपर्ली प्लानिंग से परफॉर्म किया है, प्रॉपर्ली हमने स्कोप बनाया था एंड देन जाकर के हमने अपनी ऑडिट को परफॉर्म किया था इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स अपने हो गए एंड ये पूरा ऊपर का अपने बेसिक आप इंपॉर्टेंस हेल्प कह सकते हो। नाउ नीचे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ एडी। एडी क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हमें किस एक्सटेंट तक अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, किस फॉर्म में बनाना है एंड उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, उसके क्या फैक्टर्स है, वो पूरे यहाँ पे नीचे गिवन है। देखो सबसे पहले क्या है, ऑडिटर शैल प्रिपेयर एडी दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद ऑडिट टू अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर है, जो कि क्या है, केपेबल है उसी एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर बनने के। मतलब आपको ऐसे इंसान को लेकर के सोचना है कि जो इंसान खुद केपेबल है उस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर के। अगर ऐसे अनरिलेटेड इंसान को जिसका पहले कोई रिलेशन नहीं था उस एंगेजमेंट के साथ, अगर वो भी उस फाइल को पढ़ने बैठे तो उसे पूरा का पूरा एंगेजमेंट समझ में आ जाए। आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए, उसका फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट इस लेवल का होना चाहिए। क्या क्या समझ में आ जाए उसे,
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, क्या प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए थे, उन प्रोसीजर्स का हमारा क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, हमें क्या एविडेंसेस मिले थे, एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट, कंक्लूजन्स रीच्ड एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड इन रीचिंग दोस कंक्लूजन्स। तो सिंपल से 3 पॉइंट समझ में आने चाहिए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिजल्ट्स ऑफ दोस प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो बेसिकली आपके ये जो प्रोसीजर्स लग रहे हैं उसी से आपका रिजल्ट्स आ जाएगा एंड उसी से आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स भी रेज हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आगे चलते हैं। इन डॉक्यूमेंटिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, मतलब आपके जो फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, इसी के आगे और सब बाइफिकेशंस दे रखे हैं। ऑडिटर शैल रिकॉर्ड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, मतलब हमने जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए तो ऑडिट प्रोसीजर्स में तो हम लिखते हैं पूरा कि हम क्या क्या टेस्ट चेकिंग करेंगे, क्या क्या डिटेल चेकिंग करेंगे, तो उसमें हमें यही डॉक्यूमेंट करना है कि हमने क्या टेस्ट चेक किया है, ऐसे क्या क्या मैटर्स को हमने चेक किया है। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि हमने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो देख लिया, हमने क्या मैटर्स टेस्ट किए वो भी लिख लिया, लेकिन किसने काम किया है वो भी हमें लिखना होगा। एंड देन जिसने वो काम किया उसको जिसने रिव्यू किया है, जो रिव्यूअर है उसका भी हमें नाम लिखना होगा। बेसिकली आपने देखा होगा कि बिग फोर तो क्या करते हैं, प्रिपेयर साइन ऑफ, रिव्यूअर साइन ऑफ करते हैं, तो वो किस लिए होते हैं, ताकि ये हम डॉक्यूमेंट कर सके कि ओके दिस इज द प्रिपेयर एंड दिस इज द रिव्यूअर। Who performed the audit work and date when such work was completed? Who reviewed the audit work and date and extent of such review? Next, factors affecting form, content and extent of audit documentation. भाई हमने ये जो ऊपर पूरी बात करी है कि ऐसा क्या फैक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं जिस बेसिस पे हमारा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, किस एक्सटेंट तक हमें, किस डिटेल के साथ हमें अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, उसमें क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज्यादा डिटेल करना होगा। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं, रोमम किस लेवल का था। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, हमें ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो किस लेवल के हैं, क्या वो बहुत सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू आवर रोमम। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, क्या हमें कुछ एक्सेप्शंस मिले, ऐसी चीजें जो डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर थिंग्स। नीड टू डॉक्यूमेंट कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन, जिस बेसिस पे हम अपनी ओपिनियन देने वाले हैं उसका बेसिस, उसका कंक्लूजन हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, हमने क्या मेथोडोलॉजी, किस टूल्स को यूज करके अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। ठीक है, अब आता है कि मैम इन सारे पॉइंट्स को हम लर्न कैसे करें, तो कैसे लर्न कर सकते हो, स्टोरी फॉर्म में लर्न करना है एकदम इजी से। सबसे पहले तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, भाई बिजनेस की अगर कॉम्प्लेक्स है तो रोमम भी ज्यादा होगा, रोमम ज्यादा होगा तो हमें ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज्यादा लगाने होंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए हमारे क्या मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स होने चाहिए वो भी हमें देखने होंगे। अब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए तो उस बेसिस में हमारे क्या ऑडिट एविडेंसेस आए हैं वो देखना होगा। ऑडिट एविडेंसेस आए तो हमारा बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या है। एंड अगर दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है कि हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उस बेसिस पे हमें कहीं कुछ एक्सेप्शंस तो नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे पॉइंट्स को एक स्टोरी फॉर्म में लर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डिपार्चर फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, देखो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है वो हर स्टैंडर्ड में अलग अलग गिवन है। हर स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि आपको इस स्टैंडर्ड में ये डॉक्यूमेंट करना है, इस स्टैंडर्ड में ये डॉक्यूमेंट करना है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कब आइडेंटिफाई होती है, जब वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा हो। फॉर सपोज अगर मैं एस एल 610 की बात करूँ जो कि बात करता है हमारा इंटरनल ऑडिटर का, तो इंटरनल ऑडिटर में कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन अगर कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ही नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड ही एप्लीकेबल नहीं है। स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है तो वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अप्लाइज ओनली व्हेन इट इज रेलेवेंट। एंड रेलेवेंसी कब देखी जाएगी, कैसे होगी। अ रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलेवेंट ओनली इन केसेस वेयर एंटायर एसे इज नॉट रेलेवेंट, मतलब वो पूरा ऐसे आप पे लगता ही नहीं है जैसे ऐसे 610, और रिक्वायरमेंट इज कंडीशन एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कंडीशनल है एंड वो कंडीशन इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरा हर स्टैंडर्ड का आपको हर एंगेजमेंट में करना है, नो, जो ऐसे आप पे रेलेवेंट नहीं है, जो आप पे नहीं लगते उनका नहीं करना है, या फिर अगर लगते हैं लेकिन उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो कंडीशनल है एंड वो कंडीशन आपके एंगेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में भी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
डॉक्यूमेंटेशन इन केस ऑफ मैटर्स अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो ये अपन का ऐसे 560 में आगे आने वाला है कि जनरल केसेस में तो आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कुछ भी हो रहा हो उसमें ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि ऑडिटर को पहले पता होता तो उसका ओपिनियन आज कुछ डिफरेंट ही होता। तो ऐसे केस में ऑडिटर हो सकता है मैनेजमेंट को बोले कि भाई अगर आप एफएस में चेंज कर रहे हो तो फिर मुझे ऑडिट रिपोर्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की चीजें होती है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट करना होगा, सर्कमस्टेंसेस इंक्वायर्ड, भाई क्या इवेंट्स थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। भाई अब अगर एफएस में चेंजेस आए तो उस केसेस में आपको अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने होंगे तो उनको भी डॉक्यूमेंट करना होगा। फिर अगर हमने प्रोसीजर्स लगाए तो हमें क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले उनको भी हमें लिखना होगा, उनको भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। क्या कंक्लूजन रीच हुए एंड उसका क्या हमारी एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट आएगा उसको भी हमें कंक्लूड करना होगा, उसको भी डॉक्यूमेंट करना होगा। एंड व्हेन एंड बाय whom resulting changes to audit documentation were made and reviewed। अब एक बार के लिए तुम्हारी ऑडिट फाइल बन चुकी होगी, अब उसमें हम एक्स्ट्रा चीजें चेंज करेंगे तो वो हमने कब करा है, किसने किया है, उसको भी हमें पूरा लिखना होगा। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उसकी बेसिस पे हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले, क्या कंक्लूजन हमने रीच किया एंड वो कैसे हमारी ऑडिट रिपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, वो ऑडिट प्रोसीजर्स को किसने लगाया, किसने रिव्यू करा, किसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस करे हैं, उन सबको भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। बेसिकली यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। आगे चलते हैं, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। Where auditor finds it necessary to modify existing audit documentation or add new after assembly of final audit file has been completed, he shall document। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार आपके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपकी ऑडिट फाइल बन गई, उसके बाद ऑडिटर कुछ चाहता है कि वो चेंजेस करना चाहता है तो उस केस में भी आपको कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करनी होगी। ऐसे नहीं कि एक बार फाइनल ऑडिट फाइल हो चुकी है उसमें आप कोई भी आके चेंजेस कर दे, नो, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा ऑफ योर ऑडिट फाइल। क्या क्या स्पेसिफिक रीजंस फॉर मेकिंग देम, मतलब चेंजेस कर रहे हो तो उसके रीजंस क्या है, एंड व्हेन एंड बाय whom they were made and रिव्यू, एंड किसने वो चेंजेस करे हैं एंड किसने उसे रिव्यू करा है वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। यानी एक बार ऑडिट फाइल फाइनल हो गई उसके बाद उसके चेंजेस करना भी आसान नहीं है, पहले हमें रीजंस भी डॉक्यूमेंट करने होंगे एंड किसने किया है वो चेंजेस एंड रिव्यू किसने किया है उसे भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टैंडर्ड। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था, एकदम छोटू सा आराम से हो गया। एंड ऑनेस्टली गाइस ज्यादा फोकस इस पे करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड हमने कर लिया दैट इज सफिशिएंट। इसके पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इजी हैं एंड भाई आपका सिलेबस ऑलरेडी इतना बड़ा सारा है उसमें से ऐसे एकदम पिन पॉइंट होकर के आपसे ऐसे 230 के बहुत 3 मेजर पॉइंट्स पूछे वो बनने चांसेस बनते नहीं है। सो एक बार आपने रीड एक दो बार ऐसे रीड कर लिया, कुछ उसके मेन पॉइंट्स को लर्न कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। एंड ऑनेस्टली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कहूंगी कि इस पे इतना ज्यादा फोकस मत करना, ज्यादा टाइम मत अपना लगाना, बिकॉज आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की अभी भी जरूरत है। सो एकदम इसको हल्के फुल्के उसमें करो, आराम से ये हो जाएगा एंड अपने जो बाकी के जो मेन चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करोगे, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, सो मैं अभी के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को करते रहिए मन लगा करके एंड बस एक बात मन में रखनी है, दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो मैं अभी के लिए विदा लेती हूँ। हियर दिस इज CL अन्नी गुप्ता साइनिंग ऑफ।